आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है रेंडो क्लासेस। इस चैनल पे आपको सभी तरह के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जीन पियाजे ने जितना भी टर्म्स को डील किया है वो सारे टर्म्स को हम इसमें डील करेंगे और साथ ही साथ कॉग्निटिव स्टेजेस को भी हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कई सब टॉपिक्स को डील करेंगे, जैसे कि सबसे पहला हमारा सब टॉपिक रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा सब टॉपिक है स्कीमा, थर्ड सब टॉपिक है एडेप्टेशन, देन एसिमिलेशन, देन अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस को भी देखेंगे, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद ये चारों स्टेजेस साथ ही साथ अलग अलग जो टर्म हम देख चुके हैं वो सारे टर्म को हम लोग एजुकेशनल फील्ड में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो सारा इम्प्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक समरी टेबल देखेंगे ये चारों स्टेजेस के बारे में कि चारों स्टेज एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक का 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे ताकि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। मतलब लास्ट टॉपिक में हम लोग MCQ करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और हर एक इंडिविजुअल टॉपिक से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Cognitive development is the growth of a person's ability to think, understand, learn, remember, solve problems, and make decisions. It is how the brain builds the mental skills needed to process information from the world. मतलब कि अगर हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सीधे शब्दों में अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं एक पर्सन्स का जो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होता है जिससे वो किसी चीज़ को समझता है, सीखता है, याद रखता है या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल उसमें डेवलप होता है। मतलब कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। अगर ये सब चीज़ आता है उसी को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ये हम लोग का होता कैसे, तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे बिल्ड करता है मेंटल स्किल को जैसा जैसा उसको ज़रूरत पड़ता है। मतलब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिला, अब वो इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस करेगा और वो डील करेगा कि उसको कैसे डील करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिंपल भाषा में अगर बोले तो एक इंसान के अंदर सोचने की क्षमता जिसे वो डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है, या फिर किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, इसी एबिलिटी डेवलपमेंट को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी, द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स अ मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, मूविंग फ्रॉम बेसिक रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी मोटर टू द एबिलिटी टू परफॉर्म हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग फॉर्मल ऑपरेशन। मतलब कि अगर जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार देखें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, तो सिंपली क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। जीन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा जो होता है वो अपने दिमाग में एक दुनिया बनाता है, दुनिया का मॉडल बनाता है, और वो कैसे एक बेसिक रिफ्लेक्शन से कैसे हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तक जाता है। मतलब सिंपल से बोले कि जब वो छोटा बच्चा रहता है, जब जो जन्म लेता है, जन्म के बाद वो क्या करता है, तो सिंपली अपने सेंसेस का यूज़ करता है किसी चीज़ को समझने में, और वहाँ से कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू होता है। और फाइनली ये एंड कहाँ होता, एंड तो होता नहीं है, मरते दम तक चलता रहता है। तो ये फाइनली जो हाईएस्ट पीक है वो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कि जहाँ पे बच्चा जो होता है वहाँ पे इमेजिन करने लगता है और इमेजिन करके सॉल्यूशन भी करने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल, माना कि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, तो फिर x प्लस वाई क्या होगा, और ये सारा वो कैलकुलेशन कहाँ कर लेगा, माइंड में कर लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। स्कीमा, mental structure or building blocks of knowledge that organize past experiences and help interpret new ones. Example, a toddler's schema for dog, four legs, furry and barks. चलिए इसको एकदम आसान शब्दों में सीखते हैं, स्कीमा होता है क्या। तो स्कीमा क्या होता है, एक मेंटल पैटर्न होता है या मेंटल स्ट्रक्चर होता है। मेंटल पैटर्न और मेंटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को देखें, ठीक है, और उसको हम एक कैटेगरी बना लें। जैसे कि अगर हम कोई जानवर को देखें और उसका शरीर में बाल है या फिर फर है, उसके पास 4 पैर है, तो हम लोग क्या स्ट्रक्चर बना लेंगे कि जानवर का जो होता है वो फर होता है और 4 पैर होता है। तो इसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। मतलब कि एक मेंटल पैटर्न या मेंटल स्ट्रक्चर को बना लेना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा। और बाद में स्टूडेंट जो होता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ये यही पैटर्न में कैटेगराइज करता है। मतलब कि अगर कोई को पूछ दिया एनिमल क्या होता है, तो एनिमल क्या बोलेगा, फर होता है और क्या होता है, 4 पैर होता है। अब जैसे ही कोई एनिमल को उसने देखा जिसमें फर नहीं है और जिसमें 4 लेग है, तो उसका स्कीमा में फिर चेंजेस होने लगता है।
ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा स्कीमा का शॉर्ट मतलब होता है मेंटल स्ट्रक्चर या फिर मेंटल पैटर्न या फिर एक कैटेगरी भी आप मान सकते हैं जो बच्चा बनाता है। इफ समवन सेज आई एम गोइंग टू क्लास यू एक्सपेक्ट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई बच्चा है क्लास का है, उसका ऑलरेडी स्कीमा बना चुका है, तो स्कीमा का उसका क्लास का स्कीमा क्या है, मतलब क्लास का मेंटल स्ट्रक्चर क्या है कि वहाँ एक टीचर रहेगा सामने, वहाँ पे टेबल बेंचेस होंगे जो रोज और ग्रुप में बटे होंगे, स्टूडेंट जो है वहाँ बैठेगा और नोट्स लिखेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या फिर प्रोजेक्टर होगा। तो अगर हम क्लास का बात करते हैं तो बच्चे के माइंड में स्कीमा क्या है, प्लान क्या है कि कैसा होगा, एक्सपेक्ट क्या करेगा, तो टीचर, डेस्क, स्टूडेंट और वहाँ पे प्रोजेक्टर या फिर व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होगा। तो ये उसका स्कीमा है। स्कीमा मतलब मेंटल स्ट्रक्चर, उसका माइंड में ये बना हुआ है कि जैसे कोई क्लास बोले तो ये सब चीज़ क्या करना है, एक्सपेक्ट करना है। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इवन इन अ डिफरेंट स्कूल और कंट्री, मतलब ये हेल्प करता है कि ये प्लान स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे है तो वैसा ही हम लोग का फॉरेन में भी होगा। अगर हम क्लास कहते हैं तो जैसा हम यहाँ सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा ही एक्सपेक्ट कैसे करते हैं फॉरेन में भी, कि ऐसा ही सारा चीज़ वहाँ पे भी होगा। तो याद रखिएगा स्कीमा का सिंपल मीनिंग मेंटल स्ट्रक्चर या फिर मेंटल पैटर्न, जिसमें बच्चा हर चीज को कैटेगराइज करता है। अडेप्टेशन, एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू कंडीशंस, environments or changes in order to function effectively. In psychology, it often refers to how we modify our thoughts, behaviors or sensory responses to fit changing circumstances or repeated exposure. समझते हैं एडेप्टेशन होता क्या है, ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग का न्यू कंडीशन के लेके, मतलब कि सिंपली आप कोई काम कर रहे थे और उसमें क्या हुआ, कंडीशन चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो आप उसमें किस तरह से एडजस्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब कि कोई डिफरेंट सिनारियो, मतलब आप एक्सपेक्ट करके गए थे कुछ और, वहां आपको मिल गया कुछ और उस जो नया चीज मिला आप उसके अनुसार अपने आप को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। अब इसमें क्या चेंजेस होता है कि हम लोग स्कीमा ऑलरेडी पढ़ चुके थे। स्कीमा क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर एक चीज का हम एक पैटर्न बना लेते हैं, और एडेप्टेशन क्या होता है कि वही स्कीमा में पैटर्न को चेंज करना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग स्कीमा में पढ़ चुके थे, एक क्लास अगर हम बोलते हैं तो एक बच्चा क्या समझता है कि एक टीचर होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, बेंचेस होगा, वो नोट्स लिखेगा। लेकिन क्या हुआ कि सडनली अब क्लास वो कहीं गया घूमने और उसको सडनली क्या मिल गया कि वहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं है, वहाँ पे क्या है, स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, वहाँ बच्चे नोट्स लिख नहीं रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, वो टाइप कर रहे हैं या फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बच्चे को समझ में आ गया कि क्लास में ये सारी चीज भी होता है, मतलब कि वो सिचुएशन को एडजस्ट किया, मतलब कि स्कीमा में चेंजेस लाया। तो स्कीमा में जो हम लोग चेंजेस लाते हैं सिचुएशन के अनुसार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन यू वॉक इनटू अ डार्क मूवी थिएटर फ्रॉम ब्राइट सनलाइट, यू इनिशियली सी ऑलमोस्ट नथिंग। ओवर अ फ्यू मिनट्स योर आईज एडजस्ट एंड यू कैन सी सीट्स, आइल्स एंड द स्क्रीन क्लियरली। मतलब सिंपल सा क्या होता है कि आप किसी अंधेरे जगह में गए सडनली रोशनी वाले जगह से, ठीक है, तो अंधेरे में जाने के बाद आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आपका आंख एडजस्ट कर रहा है, वही होता है एडेप्टेशन, मतलब कि अपने आप को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और सिचुएशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू मूव इनटू एन अपार्टमेंट नेक्स्ट टू अ ट्रेन ट्रैक, द फर्स्ट फ्यू नाइट्स एवरी ट्रेन वेक्स यू अप, आफ्टर अ वीक यू स्लीप थ्रू देम विदाउट नोटिसिंग। मतलब समझ गए कि यहाँ पे ट्रेन ट्रैक का जो आवाज था उसके वजह से आप सो नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद क्या हुआ कि वो साउंड का आदत हो गया, आप उसको एडजस्ट कर, तो यही कहलाता है क्या, एडेप्टेशन। सिंपल एक लाइन में, एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू कंडीशन, न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। याद रखिएगा एडेप्टेशन की वजह से क्या होता है, स्कीमा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अक्सर हम लोग चेंजेस लाते हैं। एसिमिलेशन, याद रखिएगा एसिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन, ये दोनों टर्म मिलके बनता है एडेप्टेशन, और यही कारण है कि एडेप्टेशन बहुत बार सिमिलर लगता है एसिमिलेशन से, और एडेप्टेशन कभी कभी सिमिलर लगता है अकोमोडेशन से, बट कंफ्यूज नहीं होगिएगा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों मिलके ही बनता है क्या, एडेप्टेशन। चलिए अब शुरू करते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस एंड फिटिंग देम इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क्स विदाउट चेंजिंग दोज फ्रेमवर्क्स। अब याद रखिएगा जब हम लोग पढ़ रहे थे स्कीमा, तो स्कीमा में क्या होता है कि हम एक मेंटल पैटर्न बनाते हैं किसी चीज का, जैसे कि एक कुत्ता है, कुत्ता का हम लोग फ्रेमवर्क या कैटेगरी क्या बना कि ये कैटेगरी रहेगा तो वो कुत्ता के अंदर आएगा। तो कैटेगरी क्या था, 4 पैर, फर और टेल, ये अगर 3 चीज किसी में है तो वो कुत्ता है। ठीक है, लेकिन सडनली एक बच्चा क्या किया, एक बिल्ली देख लिया, ठीक है, और बिल्ली को देखा कि इसका भी 4 पैर है, उसका भी क्या है, फर है, और उसका टेल भी है। तो अब वो जैसे देखेगा बिल्ली को वो बोलेगा ये भी कुत्ता है। ठीक है,
तो ये जो बिल्ली को भी वो कुत्ता के कैटेगरी में डाल रहा है, मतलब कि ये क्या है, एसिमिलेशन। मतलब कि कुत्ता जो है मेंटल फ्रेमवर्क स्कीमा था कुत्ता का, लेकिन उसको हम लोग बिल्ली को भी क्या समझ गए, कुत्ता। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अच्छे से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। बिल्ली क्योंकि उसका 4 पैर है, फर है, और साथ ही साथ उसका टेल है, लेकिन वो दिखने में अलग है कुत्ता के, लेकिन उसके बावजूद भी, अलग दिखने के बावजूद भी बच्चा जो है उसको कुत्ते का कैटेगरी में ही डाल रहा है। मतलब क्या है कि स्कीमा में वो कोई चेंज नहीं कर रहा, जो मेंटल स्ट्रक्चर उसका बना हुआ इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि अगर वो बिल्ली के जगह, अगर उसके जगह उत बिलाव देख लेता, या फिर उसके जगह और भी कोई एनिमल देखता जो ये कैटेगरी फिलफिल करता, तो उसको भी वो कुत्ता ही बोलता। मतलब वो डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन वो उसको कुत्ता ही मान रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। याद रखिएगा, सिंपल एक लाइन में समझिए, अगर हम किसी चीज का एक कैटेगरी बना लिए हैं और उस कैटेगरी में कोई और भी फॉल कर रहा है, तो मेरे लिए वही वो जानवर है या फिर वही वो चीज है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। आगे देखते हैं, व्हाई इट्स एसिमिलेशन। द चाइल्ड फिट्स द न्यू एनिमल इनटू देयर एग्जिस्टिंग डॉग। मतलब कि एनिमल नया देखा, लेकिन उसको भी वो क्या कर रहा है, डॉग बना दे रहा है, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन और अच्छे समझ में आएगा जब हम एकोमोडेशन में आएंगे। चलिए, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन समझना बहुत ही आसान है। एसिमिलेशन में क्या था कि हम लोग फ्रेमवर्क की स्कीमा में चेंज नहीं कर रहे। मतलब कि अगर हम क्राइटेरिया बांध दिए कि गधा जो होता है उसका 4 पैर होता है, तो मतलब जितना भी जानवर का 4 पैर है सब गधा है। तुम भी गधा, वो भी गधा, ये भी गधा, वो भी गधा, सब का सब गधा है, ठीक है। लेकिन अकोमोडेशन में चेंज हो जाता है। अकोमोडेशन में क्या आता है कि पापा आते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद कहते हैं देखो बेटा 4 पैर सब जानवर का हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब गधा है। अगर 4 पैर, अगर घोड़ा है वो ची करता है या फिर दहाड़ता है, तो वो 4 पैर होने के बाद वो दहाड़ने वाला शेर है, और चिंगाने वाला वो क्या है, घोड़ा है। तो इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है, स्कीमा में चेंजेस आता है। मतलब कि जो फ्रेमवर्क था वो फ्रेमवर्क अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब पढ़ते हैं अकोमोडेशन। Accommodation is the cognitive process of changing an existing mental framework, means schema, or creating a brand new one. New information does not fit into your current schema. मतलब कि हम जो mental framework या जो criteria बनाए थे, वो criteria में अगर अगला जानवर नहीं आ रहा है या फिर उसमें additional उसमें कुछ है, तो हम क्या करते हैं, schema में changes लाते हैं। schema में changes लाने को ही accommodation कहते हैं। मतलब कि अगर हम कुत्ता और बिल्ली, मतलब कुत्ता का हम एक स्कीमा यानी कि एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाए या क्राइटेरिया बनाए कि उसका 4 पैर है, फर है, टेल है, तो कुत्ता है। तो अगर बिल्ली का अगर वो सारा चीज है और बिल्ली को भी अगर हम कुत्ता बुला रहे, तो वो एसिमिलेशन। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग को पता चला कि कुत्ता जो होता है मियाओ बोलता है, जबकि कुत्ता बार्क करता है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, मतलब इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आया। और ये जैसे चेंजेस आया, इसी को बोलते हैं हम एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन मतलब कि सेम कैटेगरी का है तो सेम चीज है, लेकिन अगर अकोमोडेशन है मतलब कि स्कीमा में चेंजेस। अब हम एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों को मिलाते हैं, तो यही हमारा कहलाता है एडेप्टेशन। आगे, अ चाइल्ड हैज अ डॉग स्कीमा, 4 लेग, फरी टेल, दे सी अ कैट एंड इनिशियली से डॉगी। यहाँ पे वो क्या है, एसिमिलेशन। बट अ पेरेंट सेज नो, दैट्स अ कैट, cats meow not bark, cats have different faces, the child eventually creates a separate cat schema। मतलब अब बिल्ली के लिए वो क्या करता है, एक अलग मेंटल स्ट्रक्चर बनाता है, मेंटल फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब एक अलग स्कीमा ही बना देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। Why it's accommodation? The child changed their mental framework by creating a new category instead of forcing the cat into dog। मतलब कि वो क्या किया, स्कीमा के अंदर एसिमिलेशन को ऐड नहीं किया, बल्कि वो क्या किया, उसने एक और स्कीमा बनाया कैट के लिए अलग, और यही कारण है वो क्या कहलाया, अकोमोडेशन। अब चलिए एडेप्टेशन को समराइज करते हैं। तो एडेप्टेशन था क्या, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशन और इन्वायरमेंट। नया कंडीशन या नई सिचुएशन पे आते हैं तो अपने आप को जो हम एडजस्ट करते हैं उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन में 2 टर्म आता है, एक एसिमिलेशन, एक अकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। मतलब कि सेम स्कीमा में हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन आए, अगर हम उसी स्कीमा के अंदर उसको डाल दे रहे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड सीज अ कैट एंड कॉल्स इट अ डॉग। मतलब वो डॉग का पहले से एक क्राइटेरिया बना चुका था, और चूंकि कैट वही क्राइटेरिया में आ रहा था, इसलिए वो कैट को भी क्या बोल रहा था, डॉग बोल रहा था। और ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो क्राइटेरिया फिक्स किया था, वो सिमिलर दिख रहा था, इसीलिए वो क्या हो गया, एसिमिलेशन। अब अकोमोडेशन क्या होता है,
द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग न्यू स्कीमा। मतलब क्या कि हम स्कीमा में देखें कि क्राइटेरिया बनाए थे कुत्ते का कुछ और मेरा बिल्ली आया और उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहा था, क्योंकि उस क्राइटेरिया में वो नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, एक अलग से स्कीमा बना दिया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। मतलब कि स्कीमा में जो चेंजेस लाना, मतलब क्राइटेरिया में चेंजेस लाना या फिर तुम्हारा जाके मेंटल फ्रेमवर्क के चेंज लाना, उसी को हम लोग अकोमोडेशन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है इक्विलिब्रेशन। Equilibration is the cognitive balance between assimilation and accommodation. It is the state of mental comfort and stability when your existing knowledge adequately explain your experiences. मतलब equilibration क्या होता है, तो हमारे पास पहले से क्या था, स्कीमा था, फिर assimilation आया और assimilation के बाद accommodation आया। अगर हमारा accommodation सक्सेसफुल हुआ, मतलब कि ये तीन जो टर्म था, अगर तीनों एडजस्ट हुआ अच्छे से और कंफर्टेबली काम कर गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। अगर वो काम नहीं किया तो उसको बोलेंगे डिसइक्विलिब्रेशन। जैसे कि एग्जांपल और पिक्चर से हम लोग दोनों से समझते हैं। सबसे पहले अ बेबी हैज अ सकिंग स्कीमा फॉर बोतल, मतलब उसके मन में एक मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल फ्रेमवर्क बन चुका है कि अगर उसको एक बोतल मिलेगा तो उसको क्या करेगा, वो सक करेगा। दे आर ऑफर्ड अ रेगुलर कप, लेकिन अब उसको बोतल नहीं दिया, उसका स्कीमा था बोतल का कि उसको बोतल मिलेगा तो उसको सक करेगा, लेकिन अब उसको मिला क्या, कप। अब वो कप जैसे उसके मुंह में आया वैसे वो जो कप था उसको वो सक करने लगा, क्योंकि वो क्या बन गया, उसका एसिमिलेशन। क्योंकि वो क्या किया, बोतल के क्राइटेरिया में या कैटेगरी में किसको डाल दिया, कप को भी, तो वो हो गया एसिमिलेशन। लेकिन वो जैसे उसको सक करने गया तो कप से उसको कुछ मिला नहीं, मतलब कि ये फेल हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिसइक्विलिब्रियम या फिर डिसइक्विलिब्रेशन। दे लर्न टू टिल्ट द कप एंड सिप, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि कप से पीने के लिए हमें क्या करना है, कप को टेढ़ा करना है और उसके बाद उससे क्या करना है, सिप लेके करना है। तो जब वो सिप लेके किया, मतलब उसके पास एक न्यू नॉलेज आया, न्यू इन्फॉर्मेशन, और उसने स्कीमा में चेंजेस लाया कि जब बोतल मिलेगा तो उसको सक करना है, लेकिन जब कप मिलेगा तो उसको क्या करना है, सिप करना है। तो अब न्यू स्कीमा उसका बन गया, मतलब कि वो क्या था, अकोमोडेशन। मतलब कप को जो सिप लेके पी रहा है वो हो गया हमारा अकोमोडेशन। अब क्या हुआ कि वंस दे कैन ड्रिंक फ्रॉम अ कप इजिली दे रीच इक्विलिब्रियम अगेन। मतलब कि जब अब वो समझ गया कि बोतल मिले तो सक करना है, कप मिले तो सिप लेना, जब वो दोनों में डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर लेना है, अब वो कंफर्टेबल हो चुका है, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर एक बार अच्छे से समझिएगा, एसिमिलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन क्या है, मतलब कि उसको बोतल का आदत था, बोतल का वो क्राइटेरिया फिक्स कर चुका था कैटेगरी। अब वो जैसे कप मिला तो वो कप को वो कैसे ट्रीट किया, बोतल की तरह, तो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन। और जैसे ही कप को वो बोतल की तरह ट्रीट किया तो उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट फेल हो गया, तो वो जो फेल होने का कंसेप्ट था वो हो गया डिसइक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ कि अब उसमें वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चेंजेस लाया। अब क्या कि वो बोतल को तो सक कर रहा था, लेकिन जो कप था वो उसको सक करने की जगह वो उसको क्या कर रहा था, टेढ़ा करके उससे सिप ले रहा था, और जब वो टेढ़ा करके सिप ले रहा था वही हो गया हमारा एकोमोडेशन। क्यों, क्योंकि वो स्कीमा में उसने चेंजेस लाया, और जब वो स्कीमा में चेंजेस लाया तो वो सक्सेसफुल हुआ, उसको कप से पीने में इजी होने लगा। मतलब वो सीख गया कि कप को कैसे करना है, पीना है तो सिप करके, और बोतल को कैसे पीना है, सक करके। तो इससे वो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एडजस्ट हो गया, और इसी एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। चलिए अब हम देखते हैं जीन पियाजे का 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चा जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये उनका 4 स्टेजेस में ही होता है। हर एक स्टेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक मेजर चेंज जो बच्चे का थिंकिंग में आता है। इसमें रीजन, अंडरस्टैंडिंग कि वो दुनिया को कैसे समझता है, क्या रीजन होता है, ये सारे चीज़ों इन्होंने इन स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ के बाद से 2 साल तक रहता है। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 साल से 7 साल तक रहता है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक रहता है। और चौथा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से बड़े बच्चों तक का रहता है। 11 से मतलब कि बढ़ते रहो, जब तक जाना है तब तक। सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब कि ये स्टेज जो होता है वो जन्म के बाद से 2 साल तक होता है। की अचीवमेंट्स इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, नोइंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट। हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस को कैरेक्टरिस्टिक में डील करेंगे। चलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। Infants understand the world through sensory experiences, seeing, hearing, touching and motor actions like grasping, sucking and sucking। मतलब क्या होता है कि इस अवस्था में या इस स्टेज में जो छोटे बच्चे हैं वो हर चीज़ को समझते हैं सेंसेस से।
अब सेंसेस में क्या क्या आ जाता है, तो देखना, सुनना, टच करना और मोटर एक्शंस भी आते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को पकड़ना या फिर सक करना या फिर अपने हाथ को हिलाना, तो ये सब सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एट बर्थ रिफ्लेक्सेस, मतलब कि जब वो छोटा बच्चा होता है, जन्म के बाद उसके अंदर रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्सेस में क्या क्या होता है, जैसे कि अंगूठा चूसना, रूटिंग करना। डोमिनेट ग्रेजुअली इंटेंशनल एक्शंस इमर्जेस, मतलब कि इसमें साथ ही साथ इंटेंशनल एक्शन भी इमर्ज आता है, मतलब कि बच्चा जानबूझकर अपना हाथ उठाएगा, जानबूझकर रोएगा, तो इंटेंशनल एक्शन भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है 8 से 12 महीने के बीच में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। बिफोर दैट आउट ऑफ साइट इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। ना ये समझना, अच्छे से समझना होगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस 8 महीने से पहले नहीं होता, 8 महीने के बाद आता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों में 8 महीने से 12 महीने के दौरान में ही ये आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है क्या, तो राइट साइड में आप एक पिक्चर देख सकते हैं। एक बच्चा है, उसके सामने एक सॉफ्ट टॉय, ठीक है। बच्चा सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रहा है, सॉफ्ट टॉय को देख रहा है। अब अचानक क्या हुआ, एक आदमी आया और उस सॉफ्ट टॉय को कार्डबोर्ड से उसको छिपा दिया। अब बच्चा क्या हो रहा है कि वो जो सॉफ्ट टॉय को वहीं पे ढूंढ रहा है जहां पे वो खेल रहा था, और वहां पे वो मिल नहीं रहा, लेकिन उसको बार बार वहीं पे ढूंढ रहा है। मतलब क्या कि बच्चे के माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो चीज है वो गायब तो हुआ है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है वहां नहीं है, लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस। कि बच्चे को पता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, परमानेंट है, वो गायब हो गया है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं एंड ऑफ स्टेज सिंबॉलिक थॉट बिगिंस, मतलब जब ये स्टेज खत्म होने लगता है तब बच्चे के अंदर क्या आता है, सिंबॉलिक थॉट शुरू हो जाता है। सिंबॉलिक थॉट का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू होल्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर कोई चीज को वो देखता है तब उसको वो याद रखने लगता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक थॉट बिगिंस। मतलब कि किसी भी चीज को वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने लगता है। जैसे कि अगर वो सॉफ्ट टॉय को देखा तो उसको याद रखेगा वो सॉफ्ट है, अगर वैसा कोई और सॉफ्ट टॉय रखेगा तो वो उसी के साथ वो वैसा खेलेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से 7 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। की लिमिटेशंस क्या है, ईगोसेंट्रिज्म, डिफिकल्टी सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव। चलिए हम लोग अब इसको स्टेज को जानने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टेज का डेफिनेशन बनता है। सबसे पहले यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स, ड्राइंग, प्रिटेंड प्ले, ये सारा चीज इसके अंदर आता है। एग्जाम्पल, अ ब्रूम बिकम्स अ हॉर्स, मतलब सिंपल सा क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है वर्ड रिप्रेजेंटेशन करने लगता है, यानी कि कुछ शब्द बोलने लगता है। ड्राइंग करने लगता है, मतलब कि कुछ गोल कर लेगा, बोलेगा ये है। प्रिटेंड प्ले, मतलब क्या करेगा, वो खेलेगा कुछ, जैसे कि वो इमेजिन करेगा कि हम क्या है, जहाज है और हम उड़ रहे हैं। या फिर घोड़े, झाड़ू को क्या बना देगा, हॉर्स, और झाड़ू के ऊपर चढ़ जाएगा और दौड़ेगा, देखो मेरा ये घोड़ा है, टिक 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 टिक, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजिंग द सिंबल्स या फिर प्रिटेंड प्ले। आगे, लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन एक्सपैंड रैपिडली, मतलब कि उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, और ये अर्ली चाइल्डहुड में ही आता है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा रैपिडली क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ इमेजिनेशन एक्सपैंड रैपिडली, मतलब कि बच्चा इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा सीखता है। बट थिंकिंग इज इंट्यूटिव नॉट लॉजिकल, मतलब कि इसमें जो सामने आया उसी के हिसाब से वो सोचेगा, इसमें कोई लॉजिकलिटी नहीं होता है। फिर आता है हमारा ईगोसेंट्रिज्म। थ्री माउंटेन्स टास्क, चाइल्ड कांट डिस्क्राइब अ डोल्स व्यू ऑफ अ माउंटेन सीन डिफरेंटली फ्रॉम देयर ओन, मतलब क्या सिंपल सा ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है क्या, बच्चा जो भी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करेगा, ना कि अदर के पर्सपेक्टिव से। चाइल्ड कैन डिस्क्राइब अ डोल्स व्यू ऑफ अ माउंटेन सीन डिफरेंटली फ्रॉम देयर ओन, मतलब कि वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है वो डोल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, और हर चीज को वो सोचेगा कि डोल भी अगर कुछ देख रहा होगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, पापा भी अगर कुछ देख रहे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम सोचते हैं वही। मतलब कि सपोज कीजिए अगर हम बारबी डोल को, अगर बच्चा है और बारबी डोल को देख रहे हैं और उसको हम क्यूट समझ रहे हैं, तो हमारे अंदर ये सोच रहता है कि पापा भी अगर बारबी डोल को देखेंगे तो वो भी इसको क्यूट समझेंगे, मम्मी भी देखेगी तो इसको क्या समझेगी, क्यूट समझेगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, मतलब बच्चा हर चीज को अपने हिसाब से सोचता है, और उसे ये भी लगता है कि हर इंसान हर चीज जो है इसको मेरे नजरिए से ही सोचता होगा। अब आता है हमारा एनिमिज्म, एट्रीब्यूटिंग लाइफ एंड इंटेंशन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द सन इज फॉलोइंग मी। एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा हर एक नॉन लिविंग चीज को एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करता है। जैसे कि अगर वो खिलौने से खेल रहा है,
जैसे कि वो बारबी डॉल से खेल रहा है तो उसके लिए क्या है कि बारबी डॉल उसके लिए जिंदा है। अब बारबी डॉल को वो खाना खिलाएगा या खिलाएगी, वो बारबी डॉल को सुलाएगी, लोरी गाएगी, तो वही होता है एनिमिज्म। मतलब कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा सेंट्रेशन, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स। मतलब सिंपल सा हम फोकस अगर एक टॉपिक पे कर रहे हैं तो मेरा फोकस पूरा उसी चीज पे रह जाता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, और अदर कोई भी सिचुएशन अगर आता है उसमें तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जो हम कर रहे हैं मेरा पूरा डेडिकेशन उसी पे रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रेशन। अब आता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, मीन्स फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम despite changes in appearance. Example, pouring water from a short wide glass into a tall thin glass. Child thinks there's more water now. मतलब सिंपल सा क्या होता है, वो साइज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। मतलब कि एक चौड़ा ग्लास है और उसमें पानी डाले, और एक लंबा ग्लास है और दोनों में अगर पानी बराबर है तो उसको लगेगा कि जो बड़ा ग्लास उसको दिख रहा है वही बोलेगा नहीं ये बड़ा ग्लास है, इसमें ज़्यादा पानी होगा। इसी को बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। मतलब कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है साइज और क्वांटिटी को, मतलब साइज बड़ा मतलब कि उसी में ज़्यादा होगा, जबकि वो क्वांटिटी का कंसेप्ट नहीं समझ पाता है। इसी को बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब आता है नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू मेंटली रिवर्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। मतलब क्या है, यहाँ पे रिवर्स ऑफ सीक्वेंस भी वो नहीं कर पा सकता। मतलब कि अगर हम 2+1 अगर हम 3 लिख रहे हैं तो अगला बार अगर हम उसको 1+2 देते हैं तो वो 3 नहीं लिख पाएगा, मतलब कि वो ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाता है। आगे आता है एंड ऑफ स्टेज, इमर्जेंस ऑफ इंट्यूटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बट स्टिल लैक्स ऑपरेशन, मीन्स लॉजिकल मेंटल एक्शन। मतलब क्या होता है कि स्टेज का जब एंड होने लगता है तो वो क्या करता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आने लगता है, लेकिन उसमें वो ज़्यादातर लॉजिकल मेंटल एक्शन नहीं कर सकता। मतलब कि हार्ड चीज़ है तो उसको जोड़ लेगा 1 1, लेकिन जो उसमें मेंटल एक्शन जो होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम होता है, वो लॉजिकलिटी उसमें वो अपलोड नहीं कर पाता है, मतलब कि लॉजिकली अप्लाई नहीं कर पाता है उसमें। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में आप देख रहे हैं एक साइड जो है एक बच्चा बैठा हुआ है, दूसरे साइड एक डॉल है। अब इसमें क्या है कि आपको 3 माउंटेन दिख रहे हैं। अब ये जो बच्चा जो बैठा हुआ है उस माउंटेन को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, और वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो डॉल है उसका भी पर्सपेक्टिव क्या होगा, सेम होगा। जिस तरह से वो देख रही है पहाड़ों को, उसी नज़रिए से ये डॉल जो है उस नज़रिए से ही इस पहाड़ को देखेगी। ये इमेजिन नहीं कर पाती है कि दोनों तरफ से व्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। एक लाइन में अच्छे से समझिएगा, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब कि बच्चा जो है हर चीज को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि अदर पर्सन भी उस चीज को उसी नजरिए से देखता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज का ही पार्ट है, जिसमें द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अ प्रोसेस कैन बी रिवर्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब कि इनिशियल स्टेट में हम क्या करते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर को क्या करते हैं, एक बॉल में डालते हैं। दूसरा में द वाटर इज पोर्ड बैक इनटू द ग्लास, उसके बाद फिर वापस हम लोग ग्लास में डालते हैं। इरिवर्सिबिलिटी, द चाइल्ड कैन नॉट मेंटली रिवर्स द एक्शन। मतलब कि बच्चा जो है अब उस एक्शन को क्या है वो रिवर्स नहीं कर पाता है। जैसे कि सबसे पहले बच्चा जो है बॉल गया, उसके बाद इन द बॉल, उससे फिर ग्लास में गया, और उसके बाद फिर द चाइल्ड बिलीव्स द चेंज इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी मेंटली अनडन। मतलब कि सिंपल सा बच्चा क्या होता है, एक एक्शन करता है, दूसरा एक्शन करता है, लेकिन अगर उसको रिवर्स ऑर्डर में, मतलब उल्टा ऑर्डर में अगर अरेंज करने बोलो तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाता। इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। मतलब एक सीक्वेंस में हम करके दिखाएं 1+2 = 3, लेकिन बच्चे को जब हम उसको बोले कि उसको रिवर्स करके बताओ तो उसको रिवर्स वो नहीं कर पाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। और ये आता है हमें किसमें, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि बच्चा जब 2 से 7 साल का होता है तब ये फंक्शन आता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है लैक ऑफ कंजर्वेशन, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। एक बच्चे को क्या होता है कि हम लोग देते हैं 2 बॉल्स जिसका क्वांटिटी सेम होता है। जब तक वो देखती है उसको समझती है कि वो बराबर है, हाँ सेम बराबर है। लेकिन अब क्या करते हैं, एक बॉल को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही रोल करके उसको बहुत लंबा कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चा जो है वो लंबा वाला को देखता है और वो देखता है कि वो ज़्यादा दूर तक जा रहा है। तो अब बच्चा क्या होगा, जो लंबा है उसको वो क्या कहेगा, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, जबकि वो बना है सेम बॉल से। मतलब इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चा जो है वो क्वांटिटी को कंजर्व करके नहीं रख पाता, मतलब कि लैक ऑफ कंजर्वेशन। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग को एक जगह
स्टोर करके नहीं रख पाता और उसको लगता है क्योंकि ये लंबा है इसीलिए इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। सिंपली द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अ क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इवन व्हेन इट्स अपीयरेंस चेंजेस, मतलब कि उसमें क्वांटिटी सेम रहता है भले उसका रूप उसको बदल दे, रूप बदलने से उसको लगता है कि उसका क्वांटिटी भी बदल गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। हमारा नेक्स्ट टर्म है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है? द बिलीव दैट नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड फीलिंग लाइक ह्यूमन, मतलब कि निर्जीव चीज़ों में भी ऐसा हमें लगता है कि उसके अंदर क्या है, ह्यूमन जैसा फीलिंग है और वो अलाइव है। जैसे कि माई टेडी इज स्लीपी ही मस्ट बी टायर्ड आई विल टक हिम इन एंड ही विल फील बेटर, मतलब वो अपने खिलौने को ऐसे ट्रीट कर रही है मानो कि वो एक लिविंग बीइंग हो और उसको बोल रही है कि वो बहुत थक गया है इसलिए मैं उसको उड़ा दे रही हूँ ताकि वो सो जाएगा, उसे अच्छा लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमिज्म, मतलब ट्रीटिंग नॉन लिविंग थिंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज अ लिविंग थिंग या फिर उसके अंदर एज अ लिविंग फीलिंग है, ऐसे हम लोग डील करते हैं। हमारा अगला टर्म है लैक ऑफ डिसेंट्रेशन। इसको हम लोग सेंट्रेशन के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। लैक ऑफ डिसेंट्रेशन और सेंट्रेशन दोनों सेम चीज है, ठीक है। द चाइल्ड फोकसेस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोर्स अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब सिंपल सा क्या है कि एक ही चीज है और बच्चा सिर्फ अपना एक ही नजरिए से उसको देखता है, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचता नहीं और उसको वो इग्नोर कर देता है। जैसे कि यहाँ पे दो बच्चे देख सकते हैं, एक जो देख रहा है वो कलर पे फोकस कर रहा है, दूसरा शेप पे फोकस कर रहा है। एक बच्चा बोलता है आई सी रेड फ्लावर्स, वहीं पे दूसरा बच्चा बोल रहा है क्या, आई सी राउंड फ्लावर्स, और वो सिर्फ अपने एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करता है, ठीक है। बोथ आर चिल्ड्रेन आर लुकिंग एट द सेम फ्लावर्स, ईच फोकसेस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट कलर और शेप एंड इग्नोर्स द अदर, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ डिसेंट्रेशन या फिर सेंट्रेशन। याद रखिएगा, लैक ऑफ डिसेंट्रेशन या सेंट्रेशन दोनों सेम चीज है और ये किस में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब बच्चा जब 2 से 7 साल का एज का होता है तब। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही हमारा लैक ऑफ क्लासिफिकेशन भी आता है। इसको जल्दी समझते हैं कि जैसे बच्चा जो होता है शेप एंड साइज को वो अरेंज नहीं कर पाता, मतलब कि अगर 4 चीज अगर स्क्वायर में है तो चारों चीज को स्क्वायर में नहीं डाल पाएगा या फिर क्यूब में नहीं डाल पाएगा या फिर उसका जो कलर है वो कलर वाइज सीक्वेंस को अरेंज नहीं कर पाएगा, तो इसी को बोलते हैं लैक ऑफ क्लासिफिकेशन। सिंपल सा, द चाइल्ड कैन नॉट ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बाय मल्टीपल क्राइटेरिया, साइज, कलर, शेप और अंडरस्टैंड क्लास इंक्लूजन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैक ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है। हमारा तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में 7 से 11 साल के बच्चों का एज ग्रुप आता है। की अचीवमेंट्स क्या है, कंजर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग अबाउट कॉन्क्रीट मीन्स रियल और टेंजिबल इवेंट्स और थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जैसे कि डिसेंट्रेशन कैन फोकस ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम एट वंस, मतलब कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देख सकता है एक ही प्रॉब्लम का। रिवर्सिबिलिटी अंडरस्टैंड्स दैट एक्शन कैन बी रिवर्स मेंटली, मतलब कि हम लोग चाहे तो किसी चीज को रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले हम लोग इसको नहीं कर पाते थे लेकिन अब हम लोग उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पोरिंग वाटर बैक मेक्स इक्वल अमाउंट्स, मतलब कि एक गिलास से पानी बॉल में डालें फिर बॉल से ग्लास में डालेंगे तो पानी बराबर ही होगा, ठीक है। कंजर्वेशन अंडरस्टैंड दैट अमाउंट, वॉल्यूम्स, मास एंड नंबर डोंट चेंज जस्ट बिकॉज शेप और अरेंजमेंट चेंजेस, मतलब कि इसमें हम लोग अच्छे से समझ आते हैं कि अमाउंट जो होता है अगर हम किसी का शेप या साइज बदल देते हैं सेम अमाउंट का तो उससे अमाउंट चेंज नहीं होता बल्कि उसका सिर्फ शेप चेंज होता है। अमाउंट, वॉल्यूम और मास जो है, नंबर जो है वो हमेशा सेम ही रहता है अगर सेम नंबर को अगर हम लोग किसी डिफरेंट शेप में देते हैं तो। क्लासिफिकेशन, इस एज में क्या होता है कि बच्चा हर चीज को क्लासिफाई कर सकता है मल्टीपल क्राइटेरिया में, मतलब साइज, कलर, शेप, इसके अनुसार वो उसको अरेंज कर सकता है। साथ ही साथ वो क्लास इंक्लूजन को भी समझता है, जैसे कि रोजेज आर सब सेट ऑफ फ्लावर्स, मतलब रोजेज जो है एक तरह का क्या है, फ्लावर्स ही है। सीरिएशन भी इसके अंदर आ जाता है, कैन अरेंज आइटम्स इन ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसको अरेंज कर सकता है। ट्रांजिटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ए इज ग्रेटर देन सी, इस चीज को वो अच्छे से समझ जाता है। लिमिटेशन, कैन नॉट येट रीजन एब्स्ट्रैक्टली, मतलब अभी भी वो लॉजिकल थिंकिंग तो कर सकता है जो उसके सामने है, जो हार्ड है, जिसको वो देख सकता है, लेकिन वैसा चीज जो वो देख नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट है, हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिन करना या सपोज करना, ये सब चीज़ों में अभी भी उसको प्रॉब्लम आते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कई सारे टर्म आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है हमारा ट्रांजिटिविटी।
The understanding that if A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में सिंपली होता क्या है कि हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर एक चीज़ बड़ा है, दूसरा दिन उससे छोटा है और तीसरा चीज़ जो है दूसरे चीज़ से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा कि ए जो है वो तीसरे चीज़ से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। मतलब कि हम लोग कॉन्क्रीट चीज़ों में लॉजिक लगाना सीख जाते हैं। डिसेंट्रेशन, मतलब कि इससे प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम लोग का सेंट्रेशन था, हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, डिसेंट्रेशन। तो डिसेंट्रेशन होता क्या है, द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एट द सेम टाइम। मतलब कि हम लोगों ने सेंट्रेशन में देखा था गुलाब वाला एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख सकता है कि लाल गुलाब देखेगा, दूसरा जो है या तो उसका शेप देखेगा कि गुलाब क्या है, राउंड है। लेकिन डिसेंट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ का मल्टीपल एस्पेक्ट या मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक को भी देख पाते हैं। मतलब कि अब बच्चा जो है वो गुलाब था तो अब उसको शेप भी देखेगा और कलर भी देखेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक दो ग्लास है, एक वाइड है और एक टॉल है। लेकिन अब इसमें बच्चा समझ जाता है कि वाइड में जितना पानी ले रहा है उतना ही टॉल में ले रहा है, मतलब कि दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। मतलब कि अब बच्चा जो है उसका विड्थ और लेंथ दोनों को वो अंडरस्टैंड कर ले रहा है, मतलब उसका दोनों एस्पेक्ट को वो समझ जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रेशन। सिंपल डेफिनेशन, द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एट द सेम टाइम। अब आता है हमारा सीरिएशन। सीरिएशन होता क्या है, तो द एबिलिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर बाय सम मेजरेबल एट्रीब्यूट सच ए साइज, लेंथ और वेट। मतलब क्या होता है इस स्टेज में, मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एक बच्चा जो है वो किसी चीज़ को अरेंज कर सकता है उसके साइज के अनुसार, लेंथ के अनुसार या फिर वेट के अनुसार, और इसको वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों वे में वो उसको अरेंज कर सकता है। इसी को बोलता है सीरिएशन, जो कि आता कब है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। हमारा चौथा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं वो इसी स्टेज के अंतर्गत आते हैं। की अचीवमेंट्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। मतलब कि बच्चे इसमें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोच सकते हैं, साथ ही साथ इमेजिनरी कंसेप्ट भी बना सकते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब सपोज कर सकते हैं, इमेजिन करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड सिस्टमेटिकली टेस्टिंग देम। जैसे कि वो सपोज कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि हम लोग x को मान लेते हैं 2 है, y को मान लेते हैं 4 है, तो फिर x प्लस वाई कितना होगा, तो 6 होगा। ठीक है, तो ये इमेजिन करके वो अपने माइंड में ही ये सारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एब्स्ट्रैक्ट थॉट, कैन कंसिडर जस्टिस, लव, मोरालिटी एंड फिलोसफिकल कंसेप्ट। मतलब बच्चों के अंदर जस्टिस, लव, मोरालिटी और फिलोसफिकल कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि लव क्या है, लव को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो नॉर्मली क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है। तो हर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को वो समझना सीख जाता है। आता है मेटाकॉग्निशन, मतलब थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग। मतलब कि वो अपनी सोच के बारे में वो सोच ही रहा है, साथ ही साथ वैसी चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड हो। मतलब कि जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आते वैसे चीज़ों को भी वो अच्छे से अब समझ सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है। अब आता है प्रीपोजिशनल लॉजिक, मतलब कैन रीजन अबाउट स्टेटमेंट नॉट टाइड टू रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। मतलब कि वैसे चीज़ों को भी वो एक्सप्लेन कर सकता है, वैसी चीज़ों को भी वो लॉजिकल स्टेटमेंट में उतार सकता है जो चीज़ जो है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है या रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल नहीं है। मतलब कि अगर हमको लैपटॉप है, तो अगर हम लैपटॉप देख रहे हैं और अगर हम एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाए कि लैपटॉप जैसा क्या है एक और डिवाइस इमेजिनरी बन सकता है, हो सकता है कि उसका साइज 1 इंच का डिवाइस हो और वो सारा फंक्शन करे लैपटॉप में, तो हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, रीज़न देंगे उसका, उस रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे पॉसिबल। तो ये सारा सब किस में आ जाएगा, प्रोपोजिशनल लॉजिक। मतलब हम लोग प्रपोज कर रहे हैं एक लॉजिक में जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता वैसे चीज़ को। अब आता है इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल। मतलब कि ये अर्ली एडोलेसेंस पीरियड में आता है, जैसे सम रिसर्चर्स नोट दिस एज पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल मतलब क्या होता है कि हम किसी स्पीच का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अब स्पीच का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मेरे सामने कोई है नहीं, तो हम इमेजिन करते हैं मेरे सामने 100 बच्चा बैठा है और हम पूरा जैसे हम स्टेज पे डिलीवरी देंगे वैसा ही स्टेज डिलीवरी हम दे रहे हैं रूम में इमेजिन करके ऑडियंस को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस या पर्सनल फेबल। इससे क्या होता है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है। नॉट ऑल एडल्ट्स फुल्ली अचीव और कंसिस्टेंटली यूज फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग, इट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, कल्चर एंड प्रैक्टिस। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि वो एकेडमिक काम करते हैं जिसमें वो हायर डिग्री का जरूरत पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं जिसमें फिर फिजिकल लेबर का काम होता है। तो वैसा जगह जहाँ सिर्फ फिजिकल लेबर होता है उसमें इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल का डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे हाईटेक काम होता है, जहाँ में इमेजिनेशन का बहुत जोर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल एक राजमिस्त्री जो घर बनाता है, ठीक है, और एक लेबर जो सिर्फ ईटा पास करता है। तो ईटा पास करने वाले के पास ये इमेजिनरी ऑडियंस या पर्सनल फेबल नहीं होगा, लेकिन वो राजमिस्त्री जो पूरा घर को डिजाइन कर रहा है, एक सिंपल फ्लैट स्ट्रक्चर देख रहा है और फ्लैट स्ट्रक्चर में वो इमेजिन कर रहा है कि इसमें वो 3 फ्लोर घर बना रहा है और उसका डिजाइन कैसा होगा। तो उस राजमिस्त्री के पास है, वो भी इलिटरेट है और वो लेबर भी इलिटरेट है, बट लेबर वो नहीं कर पाता लेकिन वो राजमिस्त्री कर सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल सब में डेवलप नहीं होता है, कुछ लोगों में ही डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को इस पिक्चर के द्वारा हम लोग समझते हैं। एक बच्चा है, उसके माइंड में एक प्रॉब्लम आया और प्रॉब्लम को सोचा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन आया। अब ये जो पूरा प्रोसेस जो आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन भी इमेजिन किए, आंसर भी इसको सोचें और उसका आंसर भी हम लोग इमेजिनिंग यानी कि थिंकिंग से ही दे सकते हैं। तो ये अगर ये सारा प्रोसेस अगर एक बच्चा कर लेता है तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ चुका है। याद रखिएगा, जिसमें एक बच्चा एबल है किसी कंसेप्ट को सोचना, कंसेप्ट को प्रपोज करना, किसी प्रॉब्लम को मेंटली सॉल्व करना, अगर ये सब कुछ अगर एक बच्चा कर ले रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि वो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट। चलिए इसको समझते हैं। द एबिलिटी टू थिंक अबाउट आइडियाज एंड कंसेप्ट्स दैट आर नॉट टाइड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और इमीडिएट एक्सपीरियंस। मतलब कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि हमको एक बैग दिखा, तो अगर बैग से रिलेटेड अगर हम लोग सोचते हैं तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम इमेजिन कर रहे हैं कुछ डिफरेंट चीज जो कि वो रिलेटेड नहीं है वैसा चीजों से जो मेरे पास अभी राइट नाउ है, ठीक है, या फिर हम उसको एक्सपीरियंस कर चुके। एब्स्ट्रैक्ट मतलब यहाँ सिंपली कहता है एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम वैसा आइडियाज या वैसा कंसेप्ट को सोच रहे हैं जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या इमीडिएट एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल थिंकिंग होता है, फोकस ऑन थिंग्स दैट कैन बी सीन टच, मतलब कि 5 सेंसेस से जो महसूस कर सकते हैं उसको अगर हम इमेजिन करें तो वो कॉन्क्रीट इमेजिनेशन हो जाता है, ठीक है, या कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाता है। वहीं पे अगर हम फोकस करते हैं आइडियाज या कंसेप्ट या पॉसिबिलिटीज को, एंड थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन, मतलब कि कोई वैसा चीज जिसको हम देख नहीं सक रहे और हम उसके बारे में अगर इमेजिन कर रहे हैं या उसके बारे में हम आइडियाज दे रहे हैं, या कोई ऐसा चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर हम उसके बारे में कोई आइडिया सोच रहे हैं या फिर एग्जिस्टेंट थ्योरी दे रहे हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। हमारा फॉर्मल ऑपरेशन में नेक्स्ट टर्म आता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। देखते हैं ये क्या होता है। अ वे ऑफ थिंकिंग यूज्ड इन साइंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ हाइपोथेसिस, मेकिंग प्रिडिक्शन, टेस्टिंग देम एंड ड्राइंग कंक्लूजन। मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो हम प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं करते हैं, हम प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस देते हैं कि हम कैसे करेंगे, और उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं कि ये करने के बाद क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस दिए, मतलब गेस किए कि क्या हम क्या 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 करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद प्रिडिक्शन भी बताते हैं कि ये करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद उसी चीज़ पे हम काम करते हैं, अपने हाइपोथेसिस और अपने प्रिडिक्शन पे पूरा काम करते हैं। काम हो जाने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस और प्रिडिक्शन कितना सही हुआ, और उसके बाद फिर हम कंक्लूजन में आते हैं कि हम जो हाइपोथेसिस बनाए थे या प्रिडिक्शन किए थे क्या वो सही हुआ या उसमें कुछ गलत था जिसको हम लोग चेंज करना पड़ा रिजल्ट की वजह से, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब कि हम जो शुरुआत करते हैं वो इमेजिनेशन से करते हैं हाइपोथेसिस, उसके बाद इमेजिनरी प्रिडिक्शन भी करते हैं। अब जो भी हम इमेजिन करके ये सब किए थे अब उसको हम लोग रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारा जो थ्योरी दिए थे इमेजिनरी वो कितना सही है कितना गलत है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए अब हम चारों स्टेजेस का समरी देख लेते हैं। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चे जो भी सीखते हैं इसमें सेंसरी से सीखते हैं, सेंसेस से सीखते हैं, जैसे कि टचिंग, सीइंग, हियरिंग, ठीक है। इसमें डेवलप क्या होता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। वो पूरी दुनिया को समझते हैं लैंग्वेज और इमेजिनेशन के द्वारा से। इसमें सिंबॉलिक आता है, प्रिटेंड प्ले आता है, बच्चा ड्रॉ कर सकता है, वर्ड्स को बोल सकता है। इसमें ईगोसेंट्रिज्म आता है,
इसमें साथ ही साथ बच्चा जो है कंजर्वेशन के साथ स्ट्रगल करता है। इसमें सेंट्रेशन आता है। आगे आता है तीसरा स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से 11 साल के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें जो वर्ल्ड होता है बच्चे उसको समझते हैं लॉजिक और रीजनिंग के द्वारा, लेकिन इसमें सिर्फ कॉन्क्रीट इवेंट को वो समझ पाते हैं। कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट, वो समझते हैं कंजर्वेशन को, वो क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, सीरिएशन आ जाता है। इसमें ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो कम हो सकता है और दूसरे के लोगों को पर्सपेक्टिव को ये लोग समझना शुरू कर। चौथा स्टेज आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल और 11 साल से बड़े बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है अडल्टहुड तक। यहाँ पे बच्चे जो है समझते हैं कि पूरी दुनिया जो है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग से पूरा दुनिया को समझते हैं और इसको समझाते भी। इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझ जाते हैं, साथ ही साथ हाइपोथेटिकल सिचुएशन को वो सॉल्व करना जान जाते हैं। वो लोग लॉजिक यूज़ करते हैं, रीजनिंग यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करते हैं, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट में। साथ ही साथ कैन कंसिडर मल्टीपल पॉसिबिलिटी एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, मतलब एक ही जगह में मल्टीपल पॉसिबिलिटी एक चीज़ का क्या क्या हो सकता है वो भी जान सकते हैं और वो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं और उनके बारे में प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अभी इन स्टेजेस का एप्लीकेशन देखते हैं रियल लाइफ में। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में फॉलो करेंगे क्योंकि इसी से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्या, सेंसरी मोटर स्केल जब होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, उस स्टेज में बच्चा स्कूल नहीं जाता है, वो घर में रहता है, तो इससे हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे स्कूल से रिलेटेड या एजुकेशन इम्प्लीकेशन। आगे आता है सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस टीचिंग मेथड्स शुड मैच द चाइल्ड्स स्टेज, नो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा फॉर प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं और इसमें हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों वाला मैथमेटिक्स या फिर कोई भी कंसेप्ट हम इसमें नहीं डालते हैं क्योंकि हमें पता है कि बच्चा का ये मैच्योर हुआ नहीं है स्टेज में, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को, किस में, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और दूसरा है एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन मटेरियल्स, मतलब हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराते हैं, हैंड्स ऑन मटेरियल देते हैं जिससे बच्चा छू सके, उसको महसूस कर सके और उससे वो सीख सके, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। आगे डिस्कवरी लर्निंग, बच्चों को हम अलाउ करते हैं टू एक्सप्लोर एंड फ्रॉम देयर ओन कंक्लूजन रैदर देन जस्ट लेक्चरिंग, मतलब बच्चों को हम अलाउ करते हैं कि वो खुद से एक्सप्लोर करे चीज़ों को, उसको खुद समझे और उसका रिजल्ट खुद देखे ताकि वो लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके, ना कि सिर्फ लेक्चर देना। पीयर इंटरेक्शन, डिसएग्रीमेंट्स विद पीयर हेल्प क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू अकोमोडेशन एंड ग्रोथ, मतलब सिंपल सा क्या होता है, उसको दोस्तों के साथ बैठा देते हैं, उसके साथ वो गप करते हैं, किसी चीज़ों में एग्री करते हैं, किसी के साथ डिसएग्री करते हैं। जब डिसएग्री करते हैं तो एक दूसरे का मदद करते हैं जिससे बहुत सारे कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और वो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो सॉल्व होता है और उसमें क्या आता है, अकोमोडेशन आता है, मतलब उनके स्कीमा में चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से वो क्या करता है, और भी ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब रेडीनेस, डोंट फोर्स लॉजिकल कंसेप्ट बिफोर द चाइल्ड इज कॉग्निटिव रेडी, मतलब कि जब तक उसका कॉग्निटिव स्टेज डेवलप नहीं होता है तब तक हम उन चीज़ों को उसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम उसको ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे तो वो चीज़ वो उसको गेन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं ताकि वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हेल्प कर सके। ये सब चीज़ें अगर हम लोग सही से करते हैं तो बच्चों को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और वो चीज़ों को जल्दी से ग्रास्प करते हैं। चलिए अब हम सभी टॉपिक से क्वेश्चंस करते हैं। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चंस रहेगा वो स्कीमा से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, in Piaget's theory, a schema is best defined as option A stage of cognitive development, option B a mental framework for organizing and interpreting information, option C a type of memory that lasts a lifetime, option D a conflict between assimilation and accommodation। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि स्कीमा क्या होता है, एक मेंटल फ्रेमवर्क, मेंटल स्ट्रक्चर या फिर मेंटल पैटर्न होता है जिसके अनुसार हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी उस ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा हम उसको वही कंसिडर करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमा। शॉर्ट में मेंटल फ्रेमवर्क या मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल मैप या फिर मेंटल पैटर्न या फिर क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, अ टोडलर हु हैज अ डॉग, स्कीमा पॉइंट्स एट अ कैट एंड सेज डॉगी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंटरप्रेट न्यू इंफॉर्मेशन, what is this mental structure is called? So simply adaptation, adaptation क्या होता है, चेंज होता है, या तो चेंज कर नहीं रहा है। इक्विलिब्रियम, जो चेंज जो होता है एडजस्ट हो जाता है कंफर्टेबली, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम भी नहीं है। स्कीमा क्या है, मेंटल पैटर्न, मतलब डॉग का मेंटल पैटर्न है, उसमें अगर फॉल कर रहा है कैट तो कैट को भी हम क्या कहेंगे, डॉग कहेंगे, तो ये तो सही लग रहा है। फिर आता है ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब होता है प्रोसेस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स दैट बर्ड्स आर एनिमल्स, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में स्कीमा आंसर जरूर है, लेकिन अगर वहाँ पे एसिमिलेशन होता है तो एसिमिलेशन ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होता है। तो याद रखिएगा अगर वहाँ एसिमिलेशन है तो आंसर होगा एसिमिलेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर को, वहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन में मेंशन है, यही कारण है कि स्कीमा हो रहा है। अगर वहाँ मेंटल स्ट्रक्चर को हम हटा देते हैं और वहाँ ऑप्शन में हम एसिमिलेशन डाल देते हैं तो आंसर एसिमिलेशन होता, ना कि स्कीमा। ठीक है, स्कीमा हो रहा है, रीजन क्या है कि ऑप्शन में एसिमिलेशन नहीं है और वहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर मेंशन है, यही कारण है वहाँ स्कीमा है, नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाता है एसिमिलेशन आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स दैट बर्ड्स आर एनिमल्स दैट फ्लाई and then sees a penguin for the first time, their existing schema for bird may need to change. The original mental framework is a, मतलब ओरिजिनल मेंटल फ्रेमवर्क पूछ रहा है। ओरिजिनल मेंटल फ्रेमवर्क क्या है? तो ओरिजिनल मेंटल फ्रेमवर्क एक ही चीज होता है, वो है स्कीमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा। आगे का क्वेश्चन हमारा रहेगा एसिमिलेशन पे, क्वेश्चन नंबर 4 to 6। क्वेश्चन नंबर 4, a child who has a horse schema sees a zebra for the first time and calls it a striped horse. This cognitive process is called, मतलब क्या, उसके पास स्कीमा था हॉर्स का, अब उसी में जेब्रा को भी हॉर्स ही बोल दिया, तो ये किस में आएगा? ऑप्शन ए एकोमोडेशन, ऑप्शन बी एसिमिलेशन, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आंसर क्या होगा? एसिमिलेशन। जब भी हम घोड़ा के कैटेगरी बनाते हैं और अगर गधे को भी घोड़ा बोल देते हैं, हाथी को भी घोड़ा बोल देते हैं, तो जब अदर चीजों को भी सेम नाम दे देते हैं तो वो हमारा एसिमिलेशन में आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, assimilation occurs when a person, option A, changes their schema to fit new information, option B, fits new information into an existing schema without changing it, option C, reaches a state of mental balance, option D, loses an existing schema entirely। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस देयर स्कीमा टू फिट अ न्यू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए ये हो जाएगा क्या? चेंज कर दे, मतलब ये एकोमोडेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी फिट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा विदाउट चेंजिंग इट, मतलब स्कीमा में कोई बदलाव नहीं करे, मतलब ये सिमुलेशन है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ऑप्शन डी लूजेज एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, ये भी हमारा किस में आ जाएगा? एडेप्टेशन या फिर अकोमोडेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, अ टीनेजर हु नोज हाउ टू यूज इंस्टाग्राम tries a new social media app and looks for a heart icon to like a post. This is an example of, मतलब क्या होता है कि उसका टीनेजर है, वो इंस्टाग्राम ऑलरेडी चला चुका है, अब नया सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहा है, ठीक है, और उसमें वो हार्ट ढूंढ रहा है। हार्ट तो इंस्टाग्राम में, मतलब क्या, उसका मेंटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, मतलब कि उसको हार्ट ही चाहिए, तो ये किस में आ जाएगा? हमारा एसिमिलेशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है अकोमोडेशन से, क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7, when a child learns that a whale is not a fish but a mammal and creates a new marine mammal schema, this process is called, मतलब हम स्कीमा ही चेंज कर रहे हैं, तो स्कीमा चेंज हम लोग किस में करते थे? अकोमोडेशन में। ऑप्शन ए एसिमिलेशन होगा नहीं, ऑप्शन बी अकोमोडेशन सही है, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम गलत है, ऑप्शन डी इगोसेंट्रिज्म गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकोमोडेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, अकोमोडेशन रिक्वायर्स, अकोमोडेशन का किस चीज का जरूरत पड़ता है? ऑप्शन ए इग्नोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी चेंजिंग और क्रिएटिंग न्यू स्कीमा, ऑप्शन सी रिपीटिंग द सेम बिहेवियर, ऑप्शन डी रीचिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो नया स्कीमा बनाते हैं या फिर स्कीमा में हम लोग चेंजेस करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्ड यूज्ड टू थिंक ऑल फोर लेग्ड एनिमल्स वर डॉग्स, आफ्टर सीइंग अ काउ देयर पेरेंट करेक्ट्स देम एंड द चाइल्ड क्रिएट्स अ सेपरेट काउ स्कीमा। तो ये क्या है? तो अब सिंपल सा हम सेपरेट स्कीमा बनाया जा रहा है किसके लिए? काव के लिए, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे का क्वेश्चन रहेगा इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस व्हेन एग्जिस्टिंग स्कीमा एडिक्वेटली एक्सप्लेन न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। फिर से ध्यान से सोचिएगा, स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस व्हेन एग्जिस्टिंग स्कीमा एडिक्वेटली एक्सप्लेन न्यू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, मतलब क्या है? समझ रहे हैं ना कि मेंटल बैलेंस हो रहा है, स्कीमा में हम क्या किए? चेंज किए, नया एक्सपीरियंस ऐड किए, और उसके बाद भी हमारा क्या है? मेंटल बैलेंस अभी भी है, यानी बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। जब भी बैलेंस रहेगा अगर हमारा, तो वो क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 11, द कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन अ चाइल्ड फील्स व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन does not fit their existing schema is known as, मतलब कि वो फिट नहीं हो रहा, अगर फिट होता तो इक्विलिब्रियम, अगर फिट नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारा क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिसइक्विलिब्रियम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12,
अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट मोटिवेट्स अ चाइल्ड टू लर्न एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ऐसा क्या चीज होता है जिसके बाद बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है और सेटिस्फाई होने के बाद वो नेक्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट की ओर जाता है। तक आंसर क्या है? इक्विलिब्रियम, मतलब कि द डिजायर टू रिसोल्व डिसइक्विलिब्रियम एंड रिस्टोर इक्विलिब्रियम। मतलब एक स्टेज से दूसरा स्टेज बच्चा इसलिए जाता है क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड था तो सेटिस्फाई होने के लिए आगे बढ़ेगा। तो जब अनसेटिस्फाइड था वो डिसइक्विलिब्रियम था, अब डिसइक्विलिब्रियम को वो रिसॉल्व किया तो इसको इक्विलिब्रियम मिला, और इक्विलिब्रियम मिला मतलब कि वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज में जाने के बाद फिर उसको डिसइक्विलिब्रियम मिलेगा, फिर उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो जब भी हम लोग को नेक्स्ट स्टेज में जाना रहता है तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किसको? डिसइक्विलिब्रियम को, फिर आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम, उसके बाद स्टेज चेंज होता है, फिर स्टेज में अगेन हमारा क्या आता है? डिसइक्विलिब्रियम मतलब प्रॉब्लम, फिर उसको बैलेंस करते हैं, फिर आता है इक्विलिब्रियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आगे का क्वेश्चन रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज पे, क्वेश्चन नंबर 13 to 16। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एज रेंज ऑफ पियाजेस सेंसरी मोटर स्टेज? तो आंसर क्या होगा? बर्थ से लेके 2 साल तक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, द मेजर अचीवमेंट ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेजेस, मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है हमारा सेंसरी मोटर में? तो ऑप्शन ए है कंजर्वेशन, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड ऑप्शन डी ईगोसेंट्रिज्म। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये हमारा अचीवमेंट है सेंसरी मोटर स्टेज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, अ 4 month old infant watches a toy but when you cover it with a blanket they do not search for it. This behavior indicates that the infant has not yet developed, मतलब कि वो एक टॉय था उसको कंबल से ढक दिया गया और बच्चा उसको ढूंढ नहीं रहा, बच्चा भूल गया वो क्या है, इग्नोर कर दिया। तो ये क्या है? क्या उसके अंदर डेवलप अभी नहीं हुआ है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर उसको ढक देने के बाद भी बच्चा अगर उसको ढूंढता रहता तो उसके अंदर डेवलप हो चुका है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि क्या डेवलप नहीं हुआ। तो क्या डेवलप नहीं हुआ है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कि आंसर हो जाएगा सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंट लर्न प्राइमरली थ्रू, मतलब कि सेंसरी स्टेज में बच्चा किस चीज से सीखता है सब कुछ? तो ऑब्वियसली ये सेंसेस है, तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, देयर सेंसेस एंड एक्शंस। हमारा अगला क्वेश्चन है प्री ऑपरेशनल स्टेज से, क्वेश्चन नंबर 17 to 21। क्वेश्चन नंबर 17, द प्री ऑपरेशनल स्टेज टिपिकली अकर्स बिटवीन एजेस, तो 2 साल से 7 साल के बीच में ये अकर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, अ चाइल्ड हु बिलीव्स दैट द मून फॉलोज देम व्हेन दे वॉक इन अ कार इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, मतलब कि एक बच्चा ऐसा मानता है कि जब वो गाड़ी में जाता है तो चांद जो है उसके पीछे पीछे जाता है। तो ये क्या है? तो ऑप्शन ए कंजर्वेशन, ऑप्शन बी एनिमिज्म, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन डी रिवर्सिबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनिमिज्म, क्योंकि हम लोग इसमें नॉन लिविंग चीज को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे मून क्या फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है, तो चांद तो निर्जीव है ना, वो पीछा कैसे करेगा? अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, यू पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इनटू अ शॉर्ट वाइड ग्लास एंड अ टोल थिन ग्लास, a child insists that the tall glass has more water, this child lacks, मतलब बच्चे में किस चीज की कमी है? तो ऑप्शन सी होगा कंजर्वेशन का, मतलब कि वो अमाउंट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है साइज के कारण। जब बच्चा अमाउंट को डिसाइड कर पाता है साइज के अनुसार तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है? कंजर्वेशन आ गया, बट इसमें उसका कंजर्वेशन नहीं आया है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, एक 4 साल का बच्चा कवर्स देयर ओन आईज एंड सेज नाउ यू कांट सी मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब एक 4 साल का बच्चा जो अपना आंख बंद कर लेता है और सबको बोलता है कि अब तुम हमको नहीं देख पाओगे, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये किसका है? ईगोसेंट्रिज्म। क्यों? क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं देख पा रहा, लेकिन उसको लग रहा है कि कोई उसको नहीं देख पा रहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म, मतलब कि जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपने बारे में तो समझ रहे कि हम जो सोच रहे वो, लेकिन हम सोचते कि जो हम सोच रहे वही बाकी सब भी सोच रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, अ चाइल्ड सेज द साइडवॉक ट्रिप्ड मी बिकॉज इट वाज एंग्री, द बिलीफ दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव फीलिंग्स एंड इंटेंशन इज कॉल्ड, मतलब साहब बोल रहा है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के पास क्या फीलिंग है, इंटेंशन है, तो ये किस में होता है? एनिमिज्म में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनिमिज्म, ऑप्शन बी। आगे का हमारा क्वेश्चन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकर्स बिटवीन विच एज? मीन्स द आंसर इज 7 to 11 ईयर्स, मतलब कि 7 से 11 साल के बीच में कौन सा स्टेज आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 23,
A child who understands that flattening a ball of clay into a pancake does not change the amount of clay has achieved. मतलब एक बच्चे के अंदर ये इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया कि एक बॉल है मिट्टी का, अगर हम उसको चपटा भी कर देंगे तो उसमें अमाउंट सेम ही रहेगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा, बल्कि शेप का साइज चेंज होगी। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाता है तो बच्चा किस स्टेज में आता है या क्या है ये? तो ऑप्शन है ईगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन सी कंजर्वेशन, ऑप्शन डी एनिमिज्म। तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी कंजर्वेशन। बच्चे के अंदर अब क्या आ चुका है? कंजर्वेशन। जो मेरा प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसके पास नहीं था, इसमें वो आ चुका है। मतलब कि वो अमाउंट को अंडरस्टैंड कर सकता है, चाहे वो शेप या साइज कुछ भी हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। अ चाइल्ड हु कैन अरेंज स्टिक्स इन ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। ऑप्शन सीरिएशन, ऑप्शन बी ईगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन सी एनिमिज्म, ऑप्शन डी हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब ही होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 25। अ मेजर लिमिटेशन ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज दैट चिल्ड्रन। मतलब इसमें कमी क्या होता है, क्या चीज नहीं होता है प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में? ऑप्शन ए कैन नॉट लॉजिकल थिंकिंग एट ऑल, ऑप्शन बी कैन ओनली थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ऑप्शन सी आर स्टिल कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक, ऑप्शन डी हैव नो ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मतलब कि वो लॉजिकली थिंक कर सकता है कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में या फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में वो लॉजिकली या फिर इमेजिनली नहीं सीख सकता या बोल नहीं सकता या फिर डिस्कस नहीं कर सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 29 तक। क्वेश्चन नंबर 26। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगिंस एट अप्रोक्सीमेटली विच एज। तो ये हमारा शुरू होता है 11 साल से और वो अडल्टहुड तक चलता ही रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। अ टीनेजर हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इफ इज ए इज टॉलर देन बी and B is taller than C, who is tallest, using only mental reasoning is demonstrating। मतलब कि सिंपल सा बोल रहा है A जो है B से बड़ा है, B जो है वो C से बड़ा, ठीक है? तो सबसे बड़ा कौन है, इसको भी मेंटली रीजनिंग से बनाना है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अगर उसका आंसर दे दिया तो मेंटली, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। एन एडोलेसेंट हु डिजाइंस an experiment to test which brand of fertilizer makes plant grow fastest is using। मतलब कि एक एडोलेसेंट एज में बच्चा है, वो डिजाइन करता है एक एक्सपेरिमेंट में जिसमें उसको टेस्ट करना है कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करने में प्लांट जो है सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन ए ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन बी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी सेंसरी मोटर, ऑप्शन डी एनिमिज्म। तो आंसर क्या होगा? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं माइंड में कि हम कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। दूसरा, उसके बाद हम प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। अब ये दो चीज़ सोचने के बाद हम उसमें प्रैक्टिकली उतरते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम प्रिडिक्शन किए थे क्या वो सही हुआ, जो हाइपोथेसिस था वो सही हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, और इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट में ये सारा चीज़ होता है, रिसर्च में भी यही सब चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज फर्स्ट appears in the formal operational stage। कौन सा एबिलिटी सबसे पहले आता है किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द 4 स्टेजेस। ऑप्शन ए इन फिक्स्ड ऑर्डर बट एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, ऑप्शन बी इन एनी ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी ऑल एट द सेम एज फॉर एवरी चाइल्ड, ऑप्शन डी ओनली इफ दे रिसीव फॉर्मल एजुकेशन। द आंसर इज ए इन फिक्स्ड ऑर्डर बट एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन। चलिए अब हम समरी देखते हैं। सबसे पहले स्कीमा, अ मेंटल फ्रेमवर्क और बॉक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। स्कीमा सिंपली मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल फ्रेमवर्क, मेंटल पैटर्न और मेंटल मैप भी कह सकते हैं। एसिमुलेशन, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा विदाउट चेंजिंग इट। मतलब कि हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर डालते हैं बट स्कीमा में कोई भी चेंज नहीं करते। अगर स्कीमा हम कुत्ता का बनाए तो बिल्ली भी अगर वैसा लग रहा है तो बिल्ली को भी हम कुत्ता कहेंगे, गधा भी हो तो उसको भी कुत्ता ही कहेंगे। अकोमोडेशन, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग अ न्यू वन टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब कि हम लोग स्कीमा में चेंजेस करते हैं, जैसे कि अगर स्कीमा हम कुत्ता का बनाए थे अब उस स्कीमा में बदलाव होगा और अब उस स्कीमा में अलग से कैट का अलग स्कीमा बनेगा, अगर गधा आएगा तो उसका अलग स्कीमा बनेगा, उसी को बोलते हैं अकोमोडेशन।
अब आता है इक्विलिब्रियम, अ स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस व्हेन स्कीमा एडिक्वेटली एक्सप्लेन न्यू एक्सपीरियंस। मतलब कि जो स्कीमा है वो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग एक्सपीरियंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम होगा। मतलब कि कुत्ते का हम बनाए थे एक स्कीमा, अब बिल्ली आया तो बिल्ली को अगर हम इसकी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे तो वो डिसइक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर कुत्ता का स्कीमा, अगर बिल्ली आया और बिल्ली के बारे में अगर नया स्कीमा बनाए और नया स्कीमा बना के अगर हम बिल्ली को भी एक्सप्लेन कर दे रहे तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम। अब आता है डिसइक्विलिब्रियम, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन डज नॉट फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा। मतलब जो हमारा कुत्ता वाला स्कीमा में बिल्ली फिट नहीं हो रहा है तो वो डिसइक्विलिब्रियम, अगर फिट हो गया तो इक्विलिब्रियम। अब आता है द लर्निंग साइकिल, सबसे पहले इक्विलिब्रियम, फिर डिसइक्विलिब्रियम, उसके बाद अकोमोडेशन, फिर आता है न्यू इक्विलिब्रियम। समरी, सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 साल तक, इसमें की अचीवमेंट आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, हम लोग ऑब्जेक्ट को जानते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है भले वो दिख ना रहा। लिमिटेशन, नो सिंबॉलिक थॉट। दूसरा स्टेज आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, इसमें की अचीवमेंट क्या है, सिंबॉलिक थिंकिंग, प्रिटेंड प्ले या फिर लैंग्वेज। लिमिटेशन क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म, नो कंजर्वेशन, एनिमिज्म। अब आता है तीसरा स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल होता है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग होता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में, इसमें कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, इसमें सब होता है। लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मतलब एब्स्ट्रैक्टली हम लोग कुछ सोच नहीं पाते। अब आगे के टर्म्स को समराइज करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन हिडन फ्रॉम व्यू। ईगोसेंट्रिज्म, इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव, दूसरे के नजरिए से हम लोग किसी चीज को नहीं देखते हैं, जो हम अपने नजरिए से देखते हैं वही सोचते हैं कि सब उसी नजरिए से देख रहा है। कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी स्टेज द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप और अपीयरेंस, मतलब किसी चीज का अगर शेप और अपीयरेंस बता दे तो उसका अमाउंट सेम ही रहता है। एनिमिज्म, बिलीविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव फीलिंग्स एंड इंटेंशन, मतलब कि नॉन लिविंग चीजों के पास भी क्या होता है, इंसानी जैसा फीलिंग होता है या हम उसे इंसान के जैसा ट्रीट करते हैं। रिवर्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग दैट एक्शन कैन बी मेंटली रिवर्स, मतलब कि अगर हम एक गिलास पानी को बोल में डालते हैं तो हम बोल का पानी वापस हम ग्लास में भी डाल सकते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। आता है सीरिएशन, सीरिएशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि स्मॉल से लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट से स्मॉल, इसी को हम लोग कहते हैं सीरिएशन। क्लासिफिकेशन, एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बाय मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि अगर एक ग्रुप है ऑफ सामान है, मतलब कि बहुत सारे सामान है, अब उसको हम लोग क्या करना है कि मल्टीपल क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार हमें क्या करना है, उसको ग्रुप में बांटना है। जैसे कि कलर, शेप, साइज, 3 चीज़ों को मिला मिला के हमको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप बनाना है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। फिर आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, एबिलिटी टू फॉर्म हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम सिस्टमेटिकली, पहले एक थ्योरी को अज्यूम किया जाए और उस थ्योरी को फिर से प्रैक्टिकल में करके देखा जाए, अगर हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग, नहीं भी हुआ तो भी वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में ही आएगा। मतलब कि एक प्लान बनाना एब्स्ट्रैक्टली और उसको अप्लाई करना, वही होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। Thank you for watching this video. If you like the video, please like it and subscribe our channel. If you have any doubt or if you need any other videos on any other topic, you can comment in the box. Thank you.